क्या कंप्लेंट लिखानी? सर मुझे मेरी आई की मिसिंग कंप्लेंट लिखानी है। क्या नाम है तुम्हारी आई का? सर नीलिमा मोरे। उम्र? सर 40 साल। कोई फोटो लाया हो? जी सर। कब से लापता है तुम्हारी आई? सर एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता, पर कुछ दिनों से उनका फ़ोन नहीं लग रहा है। तुम अपनी आई के साथ नहीं रहते? नहीं सर, मैं अपनी मौसी के साथ रहता हूँ चैम्बूर में। सर एक्चुअली मेरा कॉलेज वहीं है, तो मैं उन्हीं के घर रहकर पढ़ता हूँ और मैं बचपन से अब तक उन्हीं के साथ रहा हूँ। चैम्बूर के कौन से कॉलेज में पढ़ते हो तुम? सर प्रेरणा कॉलेज, और इसी साल मैंने 12th के एग्ज़ाम दिए सर। आई से आखिरी बार बात कब हुई थी? सर वैसे तो हमारी हर रोज़ बात होती रहती थी, लेकिन पिछले दिनों हमारी बातचीत काफ़ी कम हो पा रही थी। सर मैंने 2-3 दिन पहले आई को फ़ोन किया तो उनका नंबर अनरीचेबल था। क्या हुआ, फोन नहीं लगा? देखो ना मौसी, आज 3 दिन हो गए, आई का फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। मैं ऐसा करता हूँ, आई को देख के आता हूँ। हो बड़ा जा। सर एक्चुअली मैं मेडिकल की तैयारी कर रहा हूँ, तो पढ़ाई और कोचिंग के चक्कर में बिजी रहता हूँ। आज मेरी छुट्टी थी तो सोचा आकर आई से मिल लूँ। जब आया तो देखा सर घर पे ताला लगा था। मैंने आई के पड़ोसियों से पूछा, आपने मेरी आई को कहीं देखा क्या? नाही, 2-3 दिवसात नाही बघितलं। ना वो घर पे थी ना उनका फ़ोन ऑन है, तो सर मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, इसलिए मैं आपके पास आया। तुम्हारी आई कहीं काम भी करती हैं? जी सर। कहाँ? किसी एनजीओ में काम करती है। तुम जानते हो उस एनजीओ के बारे में? सर मैंने कभी पूछा ही नहीं उनसे। ठीक है, फिलहाल तुम जाओ। जैसे ही तुम्हारी आई के बारे में कुछ पता चलेगा हम तुम्हें बताएंगे। कामले? जी सर। इनकी कंप्लेंट लिखो। सर। पाटिल सर, नीलिमा का फोटो आसपास के हर पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो। इसके कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन डिटेल भी मंगवाओ, और जिस एनजीओ के लिए काम करती है उसके बारे में पता करो। ओके सर। आई, मैंने जय की मम्मी से एडवांस के बारे में बात कर लिया है और शायद कल तक मिल भी जाएगा। आई, काय झालं? तू ठीक तो है ना? तेरे बाबा का फोन आया था। उन्होंने क्यों फोन किया? अब क्या चाहिए उनको? और 6 सालों बाद उन्हें अपनी बीवी और बच्चे की याद कैसे आ गई? उन्होंने हमारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए वो बहुत शर्मिंदा है। शर्मिंदा है या उस औरत ने लात मारकर निकाल दिया उन्हें? किस पर भरोसा कर रही है? उस आदमी पर जिसने बार बार हमारे भरोसे का कत्ल किया है। बाळा, कभी कभी इंसान को अपनी गलतियों का एहसास होता है, और ऐसे में अगर वो इंसान अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहे तो उसे एक मौका देना चाहिए ना। कोई मौका देने की जरूरत नहीं है। वो इस घर में नहीं आएंगे मतलब नहीं आएंगे, और ये फैसला मैंने आज नहीं किया है, उसी दिन कर लिया था जिस दिन वो हमें छोड़ के चले गए थे। वो दिन तो याद है ना तुझे? अरे रुकिए ना। क्या है? 16 साल हो गए हमारी शादी को, 14 साल की बच्ची है हमारी। आज तक आपसे कुछ नहीं बोली। मैं ये सोचती थी कि आप चाहे रात किसी के भी साथ बिताइए, लेकिन सुबह होते तो घर आते। लेकिन आज आप उस बाजार औरत के साथ रहने जा रहे हैं, अपनी बीवी और बच्ची को छोड़ के। मेरी जो मर्जी होगी करूंगा, मेरे रास्ते में मत आ। इतने साल बाहर रहने के बाद उन्हें भी तो समझ में आया होगा ना कि अपना परिवार ही आखिर अपना होता है। कोई अगर तुझे कह देना कि ताजमहल आगरा में नहीं मुंबई में है तो यकीन कर लेना, लेकिन इंसान की फितरत बदल गई है, इस पर कभी यकीन मत करना। अगपन आई, मैंने फैसला कर लिया है ना, वो इस घर में नहीं आएंगे मतलब नहीं आएंगे। फिर चाहे वो बिगड़ जाए, सुधर जाए, जिंदा रहे या मर जाए। अगर आई। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। कहते हैं कि जिंदगी एक अद्भुत पहेली है जिसका हल निकालते निकालते हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जिंदगी की इस पहेली को हर कोई अपने तरीके से सुलझाने की कोशिश करता है, और हर एक की कोशिश यही होती है कि इस पहेली का उत्तर अच्छा और आनंददायी ही निकले। लेकिन जिंदगी की इस पहेली का हल अगर किसी बात पर निर्भर करता है तो वो है इसी जिंदगी में किए गए हमारे कर्म और इसे संवारने की हमारी मेहनत। कभी कभी इसी पहेली में कुछ लोग जिंदगी में इतने भटक जाते हैं कि उनके हाथ कुछ नहीं लगता, ना तो चैन से जी पाते हैं और ना ही दूसरों के जीवन में खुशियों का योगदान दे पाते हैं, और अपने साथ साथ दूसरों की बर्बादी का सबब भी बन जाते हैं। मुंबई के बोरीवली इलाके में पुलिस के सामने एक ऐसा पेचीदा केस आया जो सामने से देखने में एकदम सीधा साधा लग रहा था, लेकिन तहकीकात के दौरान एक उलझी हुई पहेली बन गया। सर,
सर ये रही नीलिमा की लास्ट लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड की डिटेल्स। तो उनका फ़ोन लास्ट टाइम गुराई खाड़ी के पास 16 अक्टूबर दोपहर तक एक्टिव था। उसके बाद से फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है। ठीक है, इस लास्ट लोकेशन पे एक टीम सर्च के लिए भेजो। सर इस कॉल रिकॉर्ड से एक बड़ी सरप्राइजिंग बात सामने आई है। नीलिमा अपने बेटे के साथ साथ 3 और लोगों से बात किया करती थी, जिसमें से एक नंबर अभी डेड जा रहा है। सर इस नंबर की डिटेल जानने की कोशिश की तो पता चला कि किसी रवि वाघमारे नाम के फेक आईडी पे लिया गया। और बाकी के 2 नंबर जो यूज कर रहे हैं वो लोग कौन है? सर एक आदमी है मुश्ताक और एक लड़की है मनीषा। इन दोनों को बुला लिया है पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए। गुड। आई ने बेशरम किस्म के इंसान निकले आप तो। इतना सब कुछ हो जाने के बाद आपकी हिम्मत कैसे हुई इस घर में वापस आने की? बेटा ये अपना ही घर तो है। ये सुजाता मेरी बीवी। ये घर जिसका था, ये बीवी जिसकी थी और मैं जिसकी बेटी थी, वो इंसान 6 साल पहले ही मर चुका है। तो आप कौन है मुझे पता नहीं। निकल जाइए। मनीषा बेटा इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, सब मेरी गलती थी और मैं मानता हूँ बेटा, और मुझे एक मौका तो मिल। कितने मौके चाहिए आपको, जब 6 सालों से मेरी माँ शादीशुदा होते हुए भी एक विधवा की जिंदगी जी रही थी, जब मैं 6 सालों से अनाथ की जिंदगी जी रही थी। आपने हमें बहुत टॉर्चर कर लिया, लेकिन आपने मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। बेटा मुझे आप निकल जाइए यहाँ से। एक दफा अपनी बात निकल जाइए, दोबारा इस घर में वापस मत आना। बेटा साहब इसको तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ साहब। ये तो नीलिमा है, ये वो बोरीली चाल है ना, वहाँ पे रहती है। ये तो हम भी जानते हैं कि तू इसे जानता है। दिन में 36 बार कॉल करती थी तुझे। कैसे जानता है नीलिमा? अरे साहब अपन इसको कस्टमर दिलाता है साहब। कस्टमर? हाँ साहब, ये धंधा करती है साहब। अभी से नहीं 20 साल से साहब। बीच में पता नहीं उसको क्या हो गया। ऐसी इज्जत की जिंदगी जीने का मौका और बार नहीं मिलता। मैं सब धंधे से दूर जाना चाहती हूँ। अरे इतने लंबे समय तक जितना अच्छा धंधा तेरा चल रहा है ना, उतना किसी का नहीं चलता है। कब तक ऐसे कटी पतंग की जिंदगी जीऊं मैं? कोई सहारा भी तो चाहिए ना। हाँ एक बार धोखा हुआ था, क्योंकि उस आदमी ने मेरे बेटे मुकेश को अपना नाम देने से इनकार किया। लेकिन इस बार नहीं, इस बार एक बढ़िया मौका मिला है मुझे सब कुछ सुधारने का, एक सुकून की जिंदगी जीने का, एक नई जिंदगी। अरे लेकिन नीलिमा मैं कस्टमर लोगों को क्या जवाब दूंगा? हाँ एक बार सोच ले। सोच लिया तो निकल यहाँ से मुश्ताक। साहब उसके बाद उसने मेरा फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया साहब। और फिर मैंने भी कस्टमर लोगों को मना कर दिया। पता नहीं किस रात के प्यार ने पूरे धंधे की एक रात में वाट लगा दी साहब। फिर उसके प्यार ने हवा दे दिया साहब। उसके बाद उसने मुझे सामने से फ़ोन किया। मुश्ताक कस्टमर दिला देना। खा गई ना धोखा, तभी बोला तो सुनी नहीं। अब मैं कहाँ से लाऊं कस्टमर? तक लेकिन मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, कुछ कर देना मुस्ताक। अगर होगा तो बताता हूँ मैं, ठीक है? आखिरी कस्टमर कौन था? मुझे नहीं मालूम साहब। और इस उम्र में उसको कौन कस्टमर लाके देगा साहब? अच्छा, उसने कभी ये बताया कि उसे पैसों की जरूरत क्यों थी? नहीं साहब, अपन सब इस पचड़े में नहीं पड़ता ना साहब। किसी रवि वाघमारे को जानता है? नहीं साहब, ऐसा नाम तो मैंने कभी सुना ही नहीं। सच बोल रहा है? सही में साहब। चल निकल। हाँ सर, मेरा मिलना हुआ था नीलिमा जी से। एक्चुअली मेरे कॉलेज का प्रोजेक्ट था, जिसकी वजह से मैं ऐसी औरतों का इंटरव्यू कर रही थी जो पैसों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करती हूँ। उनके बारे में जान रही थी ताकि मैं अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पाऊँ, एक रिसर्च टाइप। अपनी रिसर्च के दौरान जब आप नीलिमा के साथ थी, तब आपको ऐसा लगा कि उन्हें कोई परेशान कर रहा है, या उन्होंने कभी खुद जिक्र किया हो कि उन्हें अपनी जान का किसी से खतरा है? नहीं सर, ना ही मुझे ऐसा लगा और ना ही उन्होंने शेयर किया मेरे साथ। इनफैक्ट जब मैं उनसे मिली तब उन्होंने ये काम छोड़ दिया था। वो किसी एनजीओ के लिए काम कर रही थी, कोई एनजीओ जो फीमेल वेलफेयर के लिए काम करता है। अच्छा, किसी रवि वाघमारे के बारे में सुना आपने? नहीं सर, ऐसा तो कोई नाम नहीं सुना। ओके, थैंक्स फॉर कमिंग। आप जा सकते। थैंक यू सर। सर मुझे लगता है धंधे में वापस आने की बात नीलिमा सबसे छुपा रही थी। मुश्ताक उसे कस्टमर दे नहीं रहा था, तो हो सकता है नीलिमा कस्टमर्स को डायरेक्ट अप्रोच कर रही हो। पाटिल,
हो सकता है ये रवि नाम का नंबर इसी दौरान नीलिमा के कांटेक्ट में आया। गोराई खाड़ी के आसपास के लॉज और होटल में पता करो। हो सकता है नीलिमा किसी कस्टमर के साथ वहां गई। ओके सर। एक मिनट रुक, तो इधर ही रुक। हाय गो, कितना काम करती है तू? पूरा दिन ट्यूशन ट्यूशन, एक पल भी चैन की सांस नहीं लेती। कहाँ हाल केला है? बाल तो देख कितने गंदे हो रहे हैं। क्या हुआ बालों को? अच्छे ही तो है। रुक जा। नहीं, मैं वक्त देता हूँ। अरे प्रॉब्लम क्या है आपकी? क्यों बार बार यहाँ चले आ जाते हो? चाहिए क्या आपको? मुझे मेरा परिवार वापस चाहिए बेटा। कौन सा परिवार? हमारी तरह और भी परिवार होंगे ही आपके। वहाँ क्यों नहीं चले जाते? या किसी ने घास नहीं डाली अभी तक? मनीषा, ये ना कल सुधरे थे, ना आज सुधरे हैं और ना कल सुधरेंगे। हम तुला दाखवतो। ये आजी का फोटो है। तुझे दिखाना नहीं चाहती थी। तेरी आंखों पे जो पट्टी लगी है ना, उसको निकालने के लिए तेरा ये देखना जरूरी है। अरे बेटा, ये तुम्हें गलत लग रहा है? ये तो मैं बेटा वो चुप! कहीं बोलू ना। दोबारा इस घर के या मेरे माँ के आसपास भी दिखे ना तो जान से मार दूं। मनीषा! बाळा, काय झालंय तुला? आजकल गुस्से में तू किसी की नहीं सुनती। आई प्लीज, तो उनको मेरी नजरों से दूर ही रखा था। मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। उन्हें देखकर ना मुझे वो सारी बातें फिर से याद आती है। मेरी जो मर्जी होगी करूंगा। मेरे रास्ते में मत आ, ये तो पेट्रोल छिड़क के आग लगा दूंगा। आज इतने सालों बाद उनका कोई सहारा नहीं है तो उनको फैमिली की याद आती है। आज इतने सालों हम सबसे दूर रह के उन्हें ये तो समझ में आ ही गया है कि अपने परिवार से दूर होके उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। उनका उस औरत से मन भर गया होगा और अय्याशी करने के लिए पैसे खत्म हो गए होंगे। अब बीमारी पकड़ेगी तो कोई तो चाहिए ना देखभाल करने के लिए। तेरी शादी हो जाएगी, तू ससुराल चली जाएगी, तब मेरी देखभाल कौन करेगा? मैं, और कौन करेगा? मतलब अपने ससुराल में रह के तू मेरी देखभाल कैसे करेगी? मैं उसी लड़के से शादी करूंगी जो तुझे भी माँ सम्मान प्यार देगा, तेरी भी उतनी ही केयर करेगा और हम दोनों को कभी अलग नहीं करेगा। सर उस मुश्ताक का फोन आया था। उसके पास नीलिमा से जुड़ी खबर है। कैसी खबर? सर उसका कहना है इन दिनों राखी नाम की एक लड़की के साथ नीलिमा को देखा गया था। ये राखी भी नीलिमा की तरह इसी धंधे में शामिल है। सर दोनों का काफी बार झगड़ा भी हुआ है। कहाँ रहती है ये राखी? 3 डोंगरी चौक। इस राखी से चल के पूछताछ करते हैं, शायद कुछ पता चले। नीलिमा के साथ तुम्हारा झगड़ा क्यों हुआ था? अरे साहब, एडी है वो। 40-42 की उम्र हो गई और मुझे कहती है कस्टमर लाके दो। मैं कहाँ से कस्टमर लाके देती उसे? मैंने पूछा कि तुम्हारा उसके साथ झगड़ा क्यों हुआ? साहब, मैंने उसे देखा था अपने कस्टमर से बात करते हुए। मैंने उसे बहुत बार मना किया। मैंने कहा ना कि मेरे कस्टमर से दूर रहना। उम्र ढल गई तेरी, चल निकल यहाँ से। चुप कर, तेरा ही कस्टमर ना मेरे पास आया था। मेरा कस्टमर है, चल निकल यहाँ से। इसके बाद भी नीलिमा नहीं मानी। उसने तेरे 2-4 कस्टमर तोड़ ही लिए तो बहुत गुस्सा आया होगा ना तुझे? कहाँ है नीलिमा? किसके साथ मिलके गायब किया उसे? मैंने नहीं मारा उसे, मेरे धंधे की कसम साहब। मुझे नहीं पता वो कहाँ है, आई शपथ। अभी हम जा रहे हैं, लेकिन तू शहर छोड़ के मत जाना। साहब, मेरे कानों को एक खबर लगी, अगर आपको तो बताऊं। कैसी खबर? मैंने सुना है कि नीलिमा को पैसे की जरूरत है,
इसलिए आजकल वो एक लड़की की डील कर रही है। ठीक। नीलिमा जिन जिन लड़कियों के साथ कांटेक्ट में थी, मुझे उन सब के नंबर चाहिए फौरन। ओके सर। सर आप लोग, मेरी आई का कुछ पता चला क्या? मुकेश, तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुम्हारी आई काम क्या करती है? जी सर। सर वो पैसों के लिए दूसरे मर्दों के साथ, सर इससे मुझ पे और मेरे करियर पे कोई असर ना हो इसलिए उन्होंने मुझे हमेशा अपने से दूर रखा। सर एक शहर में होते हुए भी मैं बचपन से यहाँ अपनी मौसी के साथ रहा हूँ। पर सर ये सब बातें काफी पुरानी हैं। मैंने इसे कितनी बार कहा कि यहाँ आकर हमारे साथ रहें। ये ले गर्मा गर्म रोटी। अरे आई बस बस, 4 रोटी भी कोई खाता है क्या? दिन बे दिन सूखता जा रहा है तू। आजकल के लड़के ना सिर्फ चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स पे जीते हो तुम लोग। कितनी सूखत चल रहा है तू गधड़ा। हाँ, मौसी खिलाती नहीं क्या तुझे? बात करूँ उससे मैं? अरे उनसे क्या बात करनी आई, आप भी वहीं आ जाओ, खुद ही मेरा ध्यान रख लेना। और वैसे भी आई, अगले महीने मेरा कॉलेज का रिजल्ट आ जाएगा, फिर मुझे आराम से किसी भी इंटरनेशनल कॉल सेंटर में काम मिल जाएगा। पर तुझे तो मेडिकल करना था ना? करना तो है आई, पर इतने पैसे लगते हैं कि क्या बोलूं। 15-18 लाख से कम में बात नहीं बनेगी। तू खर्चे की चिंता मत कर, मैं हूं ना। तू सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे। शायद इसी वजह से तुम्हारी आई हाल फिलहाल में पैसे इकट्ठा कर रही थी अपनी पुरानी कमाई के जरिए से। कौन कौन टच में था तुम्हारी आई? सर मुझे नहीं पता। किसी रवि वाघमारे या मनीषा को जानते हो? तुम्हारी आई से इनकी फोन पे बहुत बात होती थी। नहीं सर, मैंने आई के मुंह से ये दोनों नाम कभी नहीं सुने। ठीक। सर शायद पैसों की जरूरत ने नीलिमा को वापस से उसी दलदल में खींच लिया होगा। लेकिन ये रवि वाघमारे, इस नाम की फेक आईडी वाला नंबर कौन यूज कर रहा होगा सर? पाटिल, हो सकता है किसी से कोई पुरानी दुश्मनी हो सकता है इस मुश्ताक ने कोई कांड किया। वैसे भी इन दिलालों की ईगो सबसे ज्यादा हर्ट होती है। ऐसी ही कोई ठेस हो सकता है नीलिमा से मिली हो। इस मुश्ताक पे नजर रखो। सर मैंने नीलिमा की कॉल डिटेल फिर से चेक करी, उसमें मनीषा के अलावा कोई और यंग लड़की नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं मनीषा ने हमसे झूठ बोला? पाटिल, उसके कॉलेज में पता करो, क्या वो वाकई ऐसे किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थी जिसकी वजह से वो पेशा करने वाली औरतों के कांटेक्ट में आई? सर मैंने कॉलेज अथॉरिटी से बात की थी। सर वहाँ के टीचर्स और स्टूडेंट का कहना है कि मनीषा ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व नहीं थी जिसमें उसको देह व्यापार से जुड़ी औरतों से मिलना पड़े। सर इनफैक्ट वो तो रेगुलर कॉलेज भी नहीं जाती थी, कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। पाटिल, यकीनन मनीषा ही वो लड़की थी जिसका सौदा होने वाला था। और रवि वाघमारे की फेक आईडी पे जो नंबर लिया गया उसे वो तीसरा आदमी इस्तेमाल कर रहा होगा जिसकी दिलचस्पी थी मनीषा को खरीदने में। चलो मनीषा के घर चलो। सर मनीषा यहीं रहती है? हो साहेब, काय झालं? काय मनीषा, आप माँ है उसकी? हाँ मैं माँ हूँ उसकी। वो तो अभी ट्यूशन पढ़ाने गई है साहब। अब तक तो आ जानी चाहिए थी पर आज शायद लेट हो गया। अच्छा, वो किन किन स्टूडेंट्स को ट्यूशन पढ़ाती है? साहब मैंने एक डायरी में सब लिख के रखा है, मैं आंटे। साहब इसी डायरी में मैंने सब कुछ लिखा है कि वो कहाँ ट्यूशन पढ़ाने जाती है, कितने बजे जाती है। पर हुआ क्या है साहब, सब ठीक तो है ना? बताते हैं। जी, हमें मनीषा के बारे में जानकारी चाहिए। क्या मनीषा आज आपके बेटे को ट्यूशन पढ़ाने आई थी? नहीं सर, वो तो 2-3 दिन से नहीं आई। जब मैंने उसको फोन किया था तो वो बोल रही थी कि वो बीमार है। अच्छा, आखिरी बार कब बात हुई थी आपकी उससे? कल ही बात हुई थी उससे सर मेरी। सर मनीषा जिन जिन जगह ट्यूशन पढ़ाने जाती थी वहाँ उसने झूठ कह रखा था कि वो बीमार है, लेकिन उसकी माँ को यही लगता था कि वो ट्यूशन पढ़ाने जाती है। वहीं दूसरी ओर जब वो हमें मिली तब भी उसने झूठ कहा कि वो नीलिमा से किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में मिली थी। अब सर इन सारे झूठों के बाद तो एक ही बात साफ होती है कि दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। पाटिल, मनीषा का कॉल डिटेल और लोकेशन चेक करो। आसपास के हर पुलिस स्टेशन में इसका फोटो सर्कुलेट करो। मुझे लगता है लोकेशन की डिटेल से हमारी आधी पिक्चर तो क्लियर हो ही जाएगी। जरूर नीलिमा की लास्ट लोकेशन पे इस मनीषा का फोन भी एक्टिव मिलेगा।
जहां नीलिमा का सच पुलिस के लिए शॉकिंग था, वहीं उसकी गुमशुदगी कई सवाल लिए खड़ी थी। अपने बेटे को आगे पढ़ाने की चाह में और एक नई जिंदगी जीने की उम्मीद में वो अचानक कहां गायब हो गई थी। दूसरी तरफ मनीषा की कोई खबर नहीं थी। मनीषा को अपना पिता सुनील फूटी आंख नहीं सुहाता था। आखिर क्या कनेक्शन था मनीषा और नीलिमा के बीच? ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में कब, कैसे और क्यों आई थी? कहीं मनीषा की गुमशुदगी के पीछे उसके रिश्तों की कड़वाहट तो नहीं थी? पुलिस मनीषा और नीलिमा दोनों की खोज में लगी थी। सर आपका शक सही निकला। सर 16 अक्टूबर को मनीषा का फोन की लोकेशन ठीक उसी खाड़ी के पास थी जहाँ पे नीलिमा के फोन की लास्ट लोकेशन थी। बट एक बात तो क्लियर है, ये नीलिमा और मनीषा के तार जुड़े हुए हैं। सर हो सकता है पहले नीलिमा ने अपने आप को अंडरग्राउंड किया हो और उसके बाद मनीषा को किसी के हाथों बेच दिया हो। पाटिल, फौरन इस नीलिमा के नाम का रेड अलर्ट जारी करो और इसका बेटा मुकेश, उसका फोन टैप करो और अपना एक कांस्टेबल उसके पीछे लगा दो। उसके पल पल की मूवमेंट पे नजर रखो। ओके सर। हेलो, हाँ बोला। क्या सर? पेट्रोलिंग टीम को एलटी रोड नाले के पास एक लाश मिली है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और फॉरेंसिक टीम को भी इन्फॉर्म करो। मनीषा की मां को भी खबर करो। सर मनीषा, 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 अरे मनीषा। सुजाता जी, हम जानते हैं कि सवाल जवाब करने के लिए सही समय नहीं है। आपने अपनी बेटी को, लेकिन हो सकता है कि आपका एक जवाब हमें वो क्लू दे दे जिसकी वजह से आपकी बेटी के कातिल जेल की सलाखों के पीछे हो। क्या मनीषा की किसी से कोई दुश्मनी थी, या कोई ऐसा जिसे मनीषा नापसंद करती थी? क्या कभी उसने किसी नीलिमा नाम की औरत के बारे में आपको कुछ बताया? बाजी, मनीषा अपने आप में खुश रहने वाली और अपने काम से काम रखने वाली लड़की थी। पढ़ाई और ट्यूशन के अलावा उसका दिमाग कहीं चलता नहीं था। किसी से ज्यादा घुलना मिलना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। एक फिक्स ऑटो वाला था, उसी की रिक्शा में वो आया जाया करती थी, पर काम खत्म करते ही वो तुरंत घर आ जाती थी। शायद फिक्स रिक्शा वाला? मनीषा कहीं भी उसी के साथ आया जाया करती थी। उसका नाम अमित है। कोई और ऐसा जिसे मनीषा नापसंद करती हो? सुनील, मनीषा के बाबा सुनील, उनसे मनीषा की कभी नहीं बनी। इतना जबरदस्त झगड़ा हुआ था उन दोनों में। मनीषा ने सामान के साथ सुनील को घर से बाहर कर दिया था। सुनील का तो हाथ भी उठ जाता, पर उन्होंने अपने आप को रोक दिया। ये सुनील कहाँ रहता है? अंधा हो गया था सर। मैंने जो गलती की, भगवान वो किसी और से ना करे। उस औरत के लिए मैंने अपनी बीवी को छोड़ दिया, अपनी बेटी को छोड़ दिया, और सर उसी औरत ने मुझे धोखा दिया। उसके बाद ही मुझे समझ आया। लेकिन सर मनीषा नहीं चाहती कि मैं उनकी जिंदगी में वापस आऊं। उसने मुझे घर से धक्के देके निकाल दिया। सोचा था सर इतने सालों की नफरत है कम हो जाएगी, लेकिन हुई नहीं, और उसने मुझ पे हमला करवा दिया। आपने हमलावर को देखा था? नहीं सर, वो हमला पीछे से हुआ था, सर पर। सर जब आँख खुली तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट था। और सर जब मैंने इस बारे में मनीषा से बात की तो पर के हाथ जोड़ता हूँ, पाँव पड़ता हूँ, बेटा मुझे एक मौका दे दे बेटा, मैं तुम लोगों के बिना नहीं रह सकता बेटा। अगर दोबारा मेरी आई की जिंदगी में या मेरे घर में आने की कोशिश की तो मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी कि आपने मेरा रेप करने की कोशिश की। फिर जिंदगी भर हवालात में सड़ते रहना। वो बहुत जुनूनी लड़की थी सर, कुछ भी कर सकती थी। इसलिए तुमने एक बार में ही उससे छुटकारा हासिल कर लिया? नहीं सर मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मेरी बच्ची है सर मैं उसे क्यों मारूंगा? और फिर सर वो गलत भी तो नहीं थी। मेरे ही पाप मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। चलो नीलिमा की गुमशुदगी
अब भी एक पहेली बनी हुई थी, उसका अब तक कुछ पता नहीं चला था। कहते हैं इंसान जो बोता है वही काटता है। सुनील ने रिश्तों की अहमियत को कभी नहीं समझा और उसमें इतनी कड़वाहट घुल गई कि जहर का रूप ले लिया। सुनील पर हुआ हमला क्या एक सच्चाई है या फिर ये एक नाटक है? जैसे जैसे केस आगे बढ़ रहा था कई खुलासे हो रहे थे, लेकिन कुछ राज अब भी ऐसे थे जो सर छिपाए हुए थे। पुलिस ने कोई दिशा नहीं छोड़ी। सर ये सुनील तो पूरा दिवालिया हो चुका था। इसे उस घर में शेल्टर चाहिए था जो कि मनीषा के रहते पॉसिबल था नहीं। हो सकता है इसी वजह से उसने उसे अपने रास्ते से हटा दिया। पाटिल, ये सुनील मनीषा से कनेक्टेड था और मनीषा नीलिमा से। चलो मान लेते हैं कि सुनील ने ही मनीषा का कत्ल किया, तो नीलिमा कहाँ है? उसकी लास्ट फोन लोकेशन से भी हमारे हाथ में कुछ नहीं लगा। इस सुनील की कॉल और लोकेशन डिटेल्स निकालो, इस पे अच्छे से नजर रखो। इसकी दिनचर्या क्या है, कहाँ जाता है, किस किस से मिलता है, इसके हर मूवमेंट को ट्रैक करो। सर ये रहे मनीषा के पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट। शायद मनीषा ने मरने से पहले अच्छा स्ट्रगल किया होगा और उसके नाखूनों में मिलने वाला मेकअप बेस उस अटैकर का ही है। पाटिल, मैं 99% श्योर हूं कि मनीषा पर अटैक करने वाली कोई लड़की ही थी। नीलिमा के घर से उसके कॉस्मेटिक सैंपल इकट्ठा करो और मनीषा के नाखून में मिलने वाले मेकअप बेस से मैच करो, क्योंकि नीलिमा और मनीषा दोनों कॉन्टैक्ट में थे। और उस रवि वाघमारे की कुछ लीड? नहीं सर। और वो ऑटो ड्राइवर जिसके साथ मनीषा आती जाती थी, उसका कुछ पता चला? हाँ सर, उसे बुला लिया है पूछताछ के लिए। तो मनीषा सिर्फ तुम्हारे साथ आती जाती थी? जी सर, कभी घर कभी ट्यूशन। उनको जब भी ऑटो की ज़रूरत होती थी वो मुझे फ़ोन कर देती थी। मैं उनको वहाँ से पिकअप करके उनको जहाँ जाना था वहाँ ड्रॉप कर देता था। सिर्फ तुम्हारे साथ ही आती जाती थी? तो कभी उसकी किसी से कोई ऐसी झड़प हुई जिसकी वजह से कोई उसे जान से मार दे? सर गुस्सा तो उनके नाक पर ही रहता था, पर दिल की बुरी नहीं थी बेचारी। अरे वाह, तो तुमने BMS किया हुआ है, फिर तुम ये रिक्शा क्यों चला रहे हो? मैडम मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, ना माँ बाप ना कोई और। अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, उसी के लिए पैसे जमा कर रहा हूँ। अरे पर इतनी अच्छी डिग्री के साथ तुम कोई अच्छी खासी नौकरी भी तो कर सकते हो। ये रिक्शा चलाने की क्या जरूरत है? वो क्या है ना मैडम, अपने देश में केवल 3 चीजें चलती हैं, अनशन, रिजर्वेशन और डोनेशन। और इन तीनों चीजों के लिए ना मेरे पास औकात है और ना किस्मत। अपनी किस्मत तो इन 3 पहियों पर है, रोज चलाओ रोज कमाओ। इसके लिए ना औकात लगती है ना किस्मत। आप देखिएगा मैडम जी, बहुत जल्दी मैं अपना बिजनेस शुरू करूंगा। That's great। अगर कोई हेल्प की जरूरत पड़ी तो जरूर बता देना। सर वैसे तो किसी के घर की बात ऐसे बतानी नहीं चाहिए, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जब भी अपनी माँ से फोन पे बात करती थी अपने पिताजी को लेके बहुत परेशान लगती थी। आई तो फिर से वो लेके बैठ गई। आई मैं तुझे दोबारा बता रही हूँ, वो मेरा बाप नहीं है। क्या हुआ मैडम, कुछ प्रॉब्लम है क्या? तुम अपने काम से काम रखो, वरना मैं दूसरा ऑटो कर लूंगी। अच्छा, तुमने कभी मनीषा को गोराई खाड़ी के आसपास छोड़ा या कभी आना जाना हुआ? नहीं सर, गोराई खाड़ी के पास तो कभी जाना नहीं हुआ। उनके सारे ट्यूशंस लिंक रोड या SV रोड पे ही थे। ठीक है, तुम जा सकते हो। जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बुलाएंगे। ठीक है सर। ये इम्पॉसिबल है सर, मेरी आई कुछ गलत नहीं कर सकती। सर वो तो बहुत अच्छी है, उन्होंने मेरे लिए जो सेक्रीफाइसेस किए हैं ना, मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता। सर मुझे पाला पोसा बड़ा किया, कभी कोई कमी नहीं छोड़ी सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी पढ़ाई पे होने वाले खर्च को निकालने का शॉर्टकट तरीका उनका? लड़की के बदले बहुत बड़ी रकम मिलने वाली थी उन्हें। नहीं सर, वो तो खुद इस दलदल से निकलने की दिन रात कोशिश कर रही थी। वो भला किसी को इस दलदल में क्यों डाले सर? तो उन्होंने मनीषा को क्यों मारा? मैं नहीं मानता कि मेरी आई ने किसी का खून किया है। सर वो ऐसा नहीं कर सकते। हेलो, हाँ बोला। ठीक सर। तुम बैठो बाहर, हम आते हैं। विक्टिम की बॉडी देखकर लगता है कि ये भी नीलिमा की उम्र की ही होगी। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और नीलिमा के बेटे मुकेश को आइडेंटिफिकेशन के लिए बुलाओ। तू खर्चे की चिंता मत कर, मैं हूं ना। तू सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे। सर नीलिमा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मौत 10 से 12 दिन पहले हुई थी।
यानी कि जिस दिन वो गायब हुई थी उस दिन से। सर मौत सिर पे पत्थर मारने की वजह से हुई थी और विक्टिम के हाथों में कुछ बाल मिले सर, जो कि किसी औरत के हैं। नीलिमा की मौत मनीषा की मौत से पहले हुई थी। पाटिल, इन बालों का डीएनए मनीषा के डीएनए से मैच करो। पुलिस को अब तक यही लग रहा था कि मनीषा की मौत के पीछे नीलिमा का ही हाथ है और हत्या करके वो कहीं फरार हो गई है। ये दोनों अलग अलग रहने वालों के बीच ऐसा क्या कनेक्शन था कि दोनों को ही मौत के घाट उतार दिया गया। केस का यह पड़ाव पुलिस को एक ऐसी दिशा में ले जा रहा था जहां तहकीकात के रास्ते में कई उलझनें थी, लेकिन दोनों मर्डर्स के तार को जोड़ते जोड़ते पुलिस इस केस को सुलझाने के लिए दिन रात एक कर रही थी। सर ये रही डीएनए रिपोर्ट। इसका मतलब है कि मनीषा ने ही नीलिमा को मारा है। तो फिर मनीषा को किसने मार डाला? और मनीषा के नाखून में मिले क्रीम के सैंपल्स नीलिमा के घर में मिले मेकअप के सामान से मैच कैसे हुए? सर हमें ना तो मर्डर वेपन मिला है, ना कोई ऐसा शख्स जो इन दोनों में कॉमन हो। पाटिल, इस केस की कोई एक कड़ी है जो हमसे छूट रही, और जब तक ये कड़ी हमारे हाथ नहीं लगती, मुजरिम के हाथ में हथकड़ी नहीं लग पाई। मुझे लगता है हमें एक बार फिर से इस केस को रिविजिट करना चाहिए। नीलिमा गायब हुई थी 16 अक्टूबर को। इसके साथ जुड़े थे मुश्ताक और राखी और एक फेक आईडी जो रवि वाघमारे के नाम से ली गई। मनीषा की लाश हमको मिलती है 31 अक्टूबर को। मनीषा का खून किसने किया, यह अभी तक एक सवाल है। और मनीषा की जिंदगी में कौन था? मनीषा को नफरत थी अपने पापा सुनील से, और सुनील का नीलिमा से कोई रिलेशन नहीं। पॉसिबल है सर। यह तो क्लियर है कि मनीषा ने ही नीलिमा को मारा, और नीलिमा के हाथ में मनीषा के बाल इन दोनों के बीच हुई झड़प के दौरान आए हों, और मनीषा ने खुद को बचाने के लिए नीलिमा को मारा होगा। पॉसिबल है सर। फिर कुछ दिनों बाद किसी ने मनीषा को मार डाला, और मनीषा के नाखूनों में जो मेकअप क्रीम मिली वो नीलिमा की मेकअप क्रीम से मैच करती थी। अब नीलिमा मनीषा को नहीं मार सकती क्योंकि नीलिमा खुद कुछ दिन पहले मर चुकी है। एक बात तो कंफर्म है सर, कातिल कोई भी है वो औरत है, क्योंकि हमें मनीषा के नाखून से क्रीम मिली। 2 फीमेल विक्टिम्स हैं और 2 फीमेल किलर्स। पाटिल, रवि वाघमारी की फेक आईडी से लिया गया वो नंबर जिससे नीलिमा की अक्सर बात हुआ करती थी, वो जिस सेल फोन से यूज होता था उसमें कोई नया नंबर एक्टिव हुआ? नहीं सर। पाटिल, उस नंबर की डिटेल्स एक बार फिर से चेक करो। उस नंबर से किन किन लोगों से बात हुई, किस किस लोकेशन पे वो एक्टिव था, सब चेक करो। सर इस रवि वाघमारे नाम की फेक आईडी से लिए गए नंबर से अक्सर नीलिमा को कॉल किया जाता था। सर एक और नंबर है जो किसी और का, जिसके नाम पर भी ये नंबर है उसकी कुंडली निकालो। ओके सर। रिया राजपूत कौन है? हो रही है क्या हो? यस सर। रवि वाघमारे को कैसे जानती हो? सर मैं किसी रवि वाघमारे को नहीं जानती। 44457 इस नंबर से बहुत बार बात होती है तुम्हारी। सर मुझे सारा दिन में इतने सारे कस्टमर्स के कॉल्स आते हैं कि मैं क्या बताऊं। ये भी कोई कस्टमर ही होगा, मैं किसी को नाम से नहीं पहचानती। हाँ इसके इतने सारे कॉल्स आए हैं तो ज़रूर इसकी डिलीवरी थोड़ी लेट से हुई होगी। अपना सेल फोन दो। सर नंबर सेव नहीं। ठीक है सर, अगर कोई और केस होता तो मैं इस बात पे गौर नहीं करता। हालांकि मनीषा के कातिल का क्लू भी हमें मनीषा के नाखून में मिले मेकअप क्रीम से मिला है। सर इस रिया ने भी काफी मेकअप किया हुआ था। सर हो ना हो इस रिया का कुछ तो लेने देना है इस केस से। मुझे इस रिया के पिछले 3 महीने के कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन डिटेल्स चाहिए। देखते हैं कि 31 अक्टूबर के दिन, जिस दिन हमें मनीषा की लाश मिली, इस रिया के सेल की लोकेशन क्या थी? ओके सर। हेलो सुनो, तुम मुझे आधे घंटे में आके मिलो। नहीं मुझे कुछ अर्जेंट बात करनी है। हाँ जल्दी आओ। सर रिया की डिटेल मिलने के बाद केस आईने की तरह साफ हो चुका है। 31 अक्टूबर को मनीषा का फोन जिस लोकेशन पर एक्टिव था और उसका मर्डर हुआ था, ठीक उसी जगह उसी वक्त रिया का फोन भी एक्टिव था। फौरन इस रिया को अरेस्ट करते हैं। रिया कहाँ है? सर रिया आपके जाने के बाद कुछ काम से अर्जेंट निकल गई, वापस अभी तक लौटी नहीं। नंबर लाओ उसका। सर नंबर स्विच ऑफ जा रहा है। हमें रिया का एड्रेस दीजिए फौरन। जी सर। कौन सा घर है? सर ये वाला। सर रिया तो थोड़ी देर पहले ही घर से निकली है।
अरे तू कहाँ जा रही है? मौसी की, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। कहाँ रहती है उसकी मौसी? सर हम दोनों 2 साल से एक साथ ही रहते हैं। मुझे बस इतना पता है कि वो अनाथ है और तलाकशुदा है। मुझे कभी उसने अपने मुंह से नहीं बोला कि इसका कोई यहाँ रिलेटिव या रिश्तेदार यहाँ रहता है। कितना वक्त हुआ ऐसे निकले हुए? आधे घंटे से ऊपर हुआ सर। चलो। फौरन रिया के अपडेटेड कॉल रिकॉर्ड्स मंगाओ। अगर वो फरार है तो हमसे घबराकर उसने किसी को कॉल जरूर किया होगा। उसने जिसे भी कॉल किया है उसे ट्रैक करो। वी हैव टू कैच हर। हेलो तांबे, एक नंबर नोट करो। क्या हुआ सर? मोबाइल दे। सर बात क्या है? मोबाइल दे। सर, क्या हुआ? अरे भाई क्या हुआ, क्या बताइए तो। बोल, क्या खिचड़ी पक रही थी? मनीषा मेरी गर्लफ्रेंड थी। तो इस तरह फायदा उठा रहा था खुद के पढ़े लिखे होने का? सर बात अफेयर तक तो ठीक थी, पर पिछले कुछ दिनों से वो मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि मैं उसके बाप को मार दूं। उसके कहने पे ना मैंने उसके बाप पे एक छोटा सा हमला भी किया था। सर अमित और मैं पिछले 3 महीनों से रिलेशनशिप में थे। हम दोनों ने तय किया था कि हम शादी करेंगे, लेकिन वो मनीषा अमित को बहुत परेशान कर रही थी। उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी थी, उसे पाना चाहती थी। इनफैक्ट मैंने मनीषा को समझाया भी, लेकिन वो समझी ही नहीं। अमित तुम इसे बताओ तुम मुझसे कितना प्यार करते हो और हमारी शादी होने वाली है। अमित बोलो ना इसे जाने के लिए, कौन है ये और हमारे बीच में क्यों आ रही है? तुम बोलो इसे। मुझसे मैं बीच में नहीं आ रही, तू बीच में आ रही है। अमित सिर्फ मेरा है। अब चुपचाप पतली गली से निकल ले, वरना ऐसा हाल करूंगी ना तो याद रखेगी, समझी? तू क्या करती है? मैं तुझे दिखाती हूँ। और नीलिमा, उसे क्यों मारा? नीलिमा? सर मैं किसी नीलिमा को नहीं जानती। सर मेरा यकीन कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ। सर नीलिमा मेरी गर्लफ्रेंड थी, वो वक्त की मारी हुई थी, बहुत टूट गई थी। मैंने उसको थोड़ा सहारा दिया तो वो सीरियस हो गई। सर मैं उसको बहुत प्यार से समझाया था कि देख मजे करने तक ठीक है, पर धंधे वाली को कोई घर वाली थोड़ी बनाता है। मैंने उसको कितना समझाया, वो मेरी बात सुन ही नहीं थी। इसलिए मैंने जाके मनीषा को सब कुछ बता दिया। मनीषा मुझको लेके बहुत पॉजिटिव थी, इसलिए उसने सबसे पहले उसको कॉल किया, नीलिमा को फोन करके कई बार समझाया। फिर मैंने नीलिमा को फोन करके कुराई की खाड़ी के पास बुलाया, ये कह के कि मैं अपने सारे जमा किए हुए पैसे उसको दे दूंगा, मगर बदले में उसे मुझे छोड़ना होगा हमेशा के लिए। सर मैं जानता था उसको पैसे की जरूरत थी। सुन, तू मेरे अमित की जिंदगी से निकल जाओ। अमित सिर्फ मेरा है और मैं बहुत जल्द इससे शादी करने वाली हूँ। सर मनीषा ने मेरा जीना हराम कर दिया था। दिन भर एक ही बात टेप की तरह रटती रहती थी कि मैंने तुम्हारा नीलिमा से पीछा छुड़ाया, अब तुम्हें मेरा काम करना होगा, मेरे बाप को मारना होगा। सर उसने मुझे धमकी देना शुरू कर दिया था कि अगर मैंने उसका काम नहीं किया तो मुझे नीलिमा के मर्डर में फंसा देगी। उसी दिन मैंने सोच लिया कि मैं इसका भी काम तमाम कर दूंगा। पढ़े लिखे थे, अच्छा करियर बना सकते थे, क्या मिला ये सब करके? तूने 2 इंसानों की जान ली, और वो भी वो इंसान जो तुझसे प्यार करते थे।
बीट नंबर 16 नेशनल हाईवे 6 पर रेड कलर की इनोवा में 2 डेड बॉडीज पड़ी हैं। तावड़े, सर गाड़ी में 2 बॉडीज है। इसके गले पर वार किया गया है और इसके पेट में। हो सकता है मर्डर वेपन चाकू या उस्तरे जैसी कोई चीज हो। चारों तरफ ध्यान से देखो और उनकी गाड़ी और बॉडीज भी चेक करो। हो सकता है इनका आईडी कार्ड या मोबाइल या कुछ पर्स वगैरह मिल जाए। ओके सर। सर ये तो जिंदा है। इसे गाड़ी से बाहर निकालो, हॉस्पिटल भेजो फटाफट। सर हमारे लोगों ने पूरा एरिया छान मारा, लेकिन ना तो मर्डर वेपन मिला है और ना ही कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे आइडेंटिफिकेशन हो सके, और ना ही दोनों के फोन बरामद हुए हैं। और लोगों से पूछताछ के बाद ये पता चला है कि किसी ने भी क्राइम होते हुए नहीं देखा और ना ही कोई संदिग्ध गतिविधि। अजीब बात है तावड़े, एक वारदात होती है और क्राइम स्पॉट पे कोई भी सुराग नहीं मिलता। क्राइम स्पॉट को फिर से अच्छे से छानो, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। उस ड्राइवर का पता चला? नहीं सर, लेकिन हमने आरटीओ से गाड़ी के ओनर के बारे में इंफॉर्मेशन मंगाई है। सर हो सकता है कि मरने वाला ही ड्राइविंग कर रहा हो सकता है। पर फिर वो बंदा पैसेंजर सीट पर क्यों बैठा था? दावड़े, इस वक्त हमारे लिए उस गाड़ी की इंफॉर्मेशन और इन दोनों का आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। उस औरत को होश आया? नहीं सर, उसकी हालत काफी गंभीर है। दावड़े, उस औरत के गले पर जो चेन खींचने से पड़ता है वैसा निशान था। दोनों की बॉडीज पे कोई ऑर्नामेंट्स भी नहीं मिले और गाड़ी के अंदर कोई वैल्यूएबल चीज नहीं है। एक काम करो, उस एरिया के सारे हिस्ट्री शीटर्स को उठा लो। ओके सर। महाराष्ट्र स्टेट हाईवे नंबर 6 पर एक लावारिस गाड़ी के अंदर एक आदमी की लाश और मौत से जूझती एक औरत थी। और हैरानी की बात यह थी कि पूरी गाड़ी की छानबीन के बावजूद उन दोनों में से किसी की पहचान से संबंधित कोई सुराग नहीं मिला। दोनों के फोन्स भी गायब थे। कातिल तक पहुंचने से पहले पुलिस के सामने ये चुनौती थी कि वो औरत जो जिंदा बच गई है और वो आदमी जिसकी लाश मिली है, उन दोनों की पहचान करवाना। कौन थे ये दोनों, क्या रिश्ता था इनका आपस में? क्या ये किसी हाईवे रॉबरी का शिकार हुए थे या फिर किसी अपने की रंजिश का? साहब बता, इस कत्ल में और चोरी में किसका हाथ है? नहीं साहब, हमारा हाथ नहीं इसमें। साहब चोरी के बाद आने गए साहब, यहाँ पे मर्डर होते तो पहला हम लोग को खबर मिलता है साहब। इसमें हम लोग का हाथ नहीं साहब, भरोसा रखो। तोड़ो इनको जब तक सच नहीं बोलते। डॉक्टर, पेशेंट की कंडीशन अब कैसी है? सर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन घाव काफ़ी गहरा है और रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। इससे होश कब तक आएगा? 2 दिन तो लगेंगे होश में आने में। कोई भी इससे मिलने आए या इसके बारे में पूछताछ करे तो आप सबसे पहले हमें इन्फॉर्म कीजिए। श्योर सर। हेलो, हाँ, पुलिस स्टेशन डिटेल्स भेज देना। सर आरटीओ से खबर मिल गई है, उस गाड़ी के ओनर का पता चल गया है। उसका नाम जयप्रकाश शर्मा है और वो जय हिंद टूर्स एंड ट्रैवल्स नाम की कंपनी चलाता है। जी हाँ, ये रजिस्ट्रेशन तो मेरी कंपनी की गाड़ी की है। कहाँ है तुम्हारी गाड़ी? गाड़ी तो पार्किंग में ही होगी और अगर कोई ड्राइवर ले गया होगा तो यहाँ पर एंट्री ज़रूर होगी। 1 मिनट मैं देखता हूँ। हाँ सर, गाड़ी तो पार्किंग में ही है। दिखाओ। कहाँ गई सर? गाड़ी तो यहीं होनी चाहिए थी। तुम्हारी गाड़ी इस वक्त हमारे पुलिस स्टेशन में है। उसमें एक आदमी की लाश मिली है और एक औरत जख्मी हालत में मिली है। कौन से ड्राइवर को लेके भेजा था वो गाड़ी? रजिस्टर में कोई एंट्री नहीं थी तो मुझे लगा यहीं पर होगी गाड़ी। हमारे मुताबिक तो गाड़ी कहीं गई नहीं। इसे जानते हो? नहीं सर। ये तुम्हारे ड्राइवर्स में से नहीं है? नहीं सर। मुझे 1 घंटे के अंदर तुम्हारे सारे ड्राइवर्स पुलिस स्टेशन में चाहिए और तुम भी। तुमने कहा कि तुम्हारे पास 11 ड्राइवर्स हैं, यहाँ तो 9 हैं, बाकी के 2 का है? जतिन और रफीक
दोनों यहाँ पर नहीं है सर। जतिन बहुत ही बदतमीज आदमी है, एक हफ्ते पहले मुझसे लड़ बैठा। और ये दूसरा रफीक, वो 2 दिनों से ये छुट्टी पर है सर। उसके बेटे की तबीयत ठीक नहीं है तो उसे पैसे का इंतजाम करना था, इसलिए गांव चला गया है। इनमें से किसी के पास गाड़ी की चाबी रहती है? नहीं सर, चाबी तो ऑफिस में ही रहती है। बुकिंग होने पर ड्राइवर अपने आप गाड़ी ले जाते हैं। जतिन और रफीक के मोबाइल नंबर और एड्रेस नोट कराओ, और जब तक हम न गए शहर से बाहर मत जाना। फिलहाल जा सकते हो। तावड़े, इन दोनों ड्राइवर के कॉल डिटेल्स निकलवाओ। यस सर। और उन हिस्ट्री शीटर्स से कुछ पता चला? नहीं सर, उनकी अच्छी तरह से खातिरदारी की, लेकिन उनका यही कहना है कि ना तो ये काम उन्होंने किया है और ना वो जानते हैं कि ये काम किसने किया है। तावड़े, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सिर्फ चोरी और कत्ल का मामला ना हो, शायद कुछ और भी हो सकता है। अरे साला, दरवाजा तोड़ेगा क्या? इतनी रात में कोई किसी घर पे आता है क्या? अरे यार रुको रुको। जतिन तू है ना? मैं हूँ साहब। क्या हुआ? जैन ट्रैवलिंग कंपनी में तू ही ड्राइवर का काम करता है ना? हाँ साहब, पर जयप्रकाश साहब ने जो कंप्लेंट किया ना साहब, एकदम गलत किया है। मैंने कुछ नहीं किया साहब, कोई घपला नहीं किया। अपन बच्चे की कसम खा के बोलता है साहब। कल दोपहर से अब तक कहाँ था तू? पूरा दिन घर पे ही थे साहब। शाम को मैं बाहर गया था, पड़ोस में मेरा दोस्त लोग रहता है साहब, उसके साथ पत्ते खेल रहा था मैं। कितने बजे तक पत्ते खेल रहा था? रात के 2-3 बजे तक साहब। उसके बाद मैं सीधा अपने घर पे आया। इन दोनों को जानता है? कौन है साहब ये लोग? ठीक तरह से देखकर बता। नहीं जानता साहब इन लोगों को कौन है ये। बगैर हमारे परमिशन के शहर से बाहर मत जाना, समझे? और साहब चला। अरे चुप करा, इससे बच्चा भी नहीं संभलता तेरे से क्या? जतिन अपने ही साथ था साहब। इनका रोज का ही ऐसा, देर रात तक पत्ते खेलते हैं। साहब आप? रफीक कहाँ है? साहब वो तो घर पे नहीं है, लेकिन बात क्या है? घर की तलाशी लो। साहब लेकिन साहब वो गांव में है, लेकिन हुआ क्या? वो ठीक है ना? कब गया गाँव? साहब 2 दिन पहले, कल तक आने की बात हुई है। गाँव का नाम क्या है? नीम गांव, पुणे के पास में है। किस काम से गया है गाँव? वो पैसों के इंतजाम करने। पैसों का इंतजाम? हाँ साहब, हमारे बेटे के इलाज के लिए। अल्लाह के वास्ते साहब बताइए बात क्या है, मेरा दिल बैठा जा रहा है। पहले तुम ये बताओ कि उसका फोन क्यों नहीं लग रहा है? साहब वो उनका फोन ठीक नहीं है, कभी चलता है कभी नहीं चलता है। जिसके पास गया उसका नंबर दो। साहब गांव में तो हमारा कोई भी नहीं है। हाँ बस एक छोटी सी जमीन है, उसे ही बेचने के वास्ते गए हैं। तस्वीर है उसकी? तुम कहीं जाना बता, और रफीक से कुछ भी कांटेक्ट होता है तो तुरंत हमें बताना, और उससे ये मत बताना कि हम उसे ढूंढ रहे हैं, वरना रफीक कोई तकलीफ होगी। जी साहब। चला। सर, मैंने निमगा पुलिस स्टेशन से कंफर्म किया है कि रफीक पिछले 2 दिन से अपने गांव में ही है। एक काम करो, उसकी बीवी से कहो कि उसे किसी तरह वापस बुलाए, और फोन अपने किसी आदमी के सामने ही करवाना। यस सर। और दीपक के घर से मौका वारदात तक के सारे टोल नाकों का सीसीटीवी फुटेज मुझे चाहिए। ओके सर। हेलो, कहाँ हैं आप? जल्दी आ जाइए घर, अली की तबीयत फिर से बहुत खराब हो गई है। हाँ जल्दी। दवा दिया है मैंने, लेकिन आप आ जाइए, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। गाड़ी तो यही है, लेकिन ड्राइवर का चेहरा ठीक से नजर नहीं आ रहा है। जरा ध्यान से देखो, पहचान सकते हो क्या? नहीं साहब। चलो पॉज करो। तावड़े, ये देखो, ड्राइवर के पीछे के हाथ किसका है? सर इस हाथ में चूड़ियां, मतलब ये लड़की है, लेकिन जिस लड़की को चाकू मारा गया था वो तो दूसरी तरफ बैठी थी। एग्जैक्टली। इसका मतलब है कि अब ये ड्राइवर और ये पीछे सीट पे बैठी हुई लड़की, इन दोनों मिसिंग है। सर, रफीक आपसे मिलने आया है। मेरा नाम रफीक है साहब, मुझे आपसे मिलने को कहा था। मेरी वाइफ ने कहा कि आप लोग मुझे ढूंढ रहे थे। क्या हुआ साहब? तुम ड्यूटी पर क्यों नहीं गए थे? मैं गाँव गया था साहब, मुझे पैसों की ज़रूरत थी। ये गाड़ी तुम चला रहे थे? नहीं साहब। इन दोनों को जानते हो? नहीं साहब। हेलो। ओके सर, एक अर्जेंट न्यूज़ है। तुम अभी जा सकते हो, बिना हमारी इजाजत के शहर से बाहर मत जाना। जी सर, उस औरत को होश आ गया है और वो अपने पति और बहन के बारे में पूछ रही है। पति और बहन?
इसका मतलब जो सीसीटीवी फुटेज में दूसरी लड़की दिखी थी उसकी बहन है। दीपक, कुछ नहीं, एक्चुअली मेरा सर दर्द हो रहा है। मेरी जोक से बुरे थे क्या? अल्पा, आप ना सर दर्द की गोली ले लो और मेरी जोक को बर्दाश्त करो। तावड़े मर्डर वेपन का कोई सुराग मिला? नहीं सर। एक काम करो, पूरे इलाके में एक गुमशुदा लड़की के लिए अलर्ट जारी कर दो। ओके। इंस्पेक्टर साहब आए हैं। डॉक्टर जरा 1 मिनट बात करना चाहते हैं। जरूर। मेरे पति दीपक, मेरी छोटी बहन अल्पा, वो लोग कहाँ हैं? मुझे उनके पास जाना है। वो लोग कहाँ हैं? देखिए आप पहले शांत हो जाइए। वो लोग ठीक तो है ना? आप कुछ बताते क्यों नहीं है? कुछ जरूरी बातें आपसे करनी है, वो कर लेते हैं। आपके साथ गाड़ी में आपके पति और बहन थे? जी सर, मेरे पति दीपक और मेरी बहन अल्पा। लेकिन वो लोग ठीक तो है ना? देखिए आप हौसला रखिए, अपने आप को संभालिए। आपके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। दीपक, दीपक, सर मेरी बहन कहाँ है? वो तो ठीक है ना? वो लोग, उन्होंने उसे तो कुछ नहीं किया ना? सर उसे बचा लीजिए। वो लोग उसे अपने पास लेकर गए होंगे सर। सर प्लीज मेरी बहन को कहीं से ला दीजिए सर। किन लोगों ने? देखिए आपकी बहन को बचाने के लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। आप मुझे एग्जैक्टली बताइए कि गाड़ी में हुआ क्या था? सर बहुत दिनों बाद मेरे पति ने घूमने का प्रोग्राम बनाया था। मेरे गांव जा रहे थे काबिल, और फिर अचानक कार खराब हो गई और हाईवे पर रुकना पड़ा। क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ, मैं देखता हूँ जरा। गाड़ी गर्म हो गई है बहन जी, मैं पानी लेके आता हूँ। जी जी बिल्कुल, आपके दिमाग की तरह गर्म हो गई गाड़ी। चुप कर। दीपक, तुम्हारा सर दबा दूं क्या? हाँ दबा दो थोड़ा। जीजू, मैं भी आपका सर दबाऊं क्या? सर मेरी बहन को बचा लीजिए सर, उसे कुछ भी करके बचा लीजिए प्लीज। देखिए आप चिंता मत कीजिए, हम आपकी बहन को ढूंढ लेंगे। आपने उन 2 लोगों में से किसी की शक्ल देखी थी? नहीं सर, उन लोग के चेहरे ढके हुए थे और सब कुछ इतनी जल्दीबाजी में हुआ कि कुछ नहीं पता। मेरी बहन को बचा लीजिए सर। आपके पास आपकी बहन की कोई फोटो है? घर पे होगी। जो ड्राइवर आपको ले जा रहा था उसे आप पहचानती हैं? नहीं सर, गाड़ी मेरे पति ने हायर की थी और वो उनकी पहचान का ही था। उसका नाम रफीक था। क्या हुआ? गाड़ी गर्म हो गई है बहन जी, मैं पानी लेके आता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया। तू भाग क्यों गया था और झूठ क्यों बोला? बोल। मैं बहुत डर गया था साहब। पटापट बोलायचा और जो भी बोलेगा सच बोलने का। मैं घर में था साहब, मुझे पैसों की जरूरत थी इसलिए मैं गांव जाने की तैयारी कर रहा था साहब। नमस्ते दीपक साहब। रफीक यार गाड़ी चाहिए। साहब मैं गांव जा रहा हूँ। रफीक यार काबिल गावी जाना है, रात तक वापस आ जाएंगे। लेकिन साहब। रफीक यार प्लीज मना मत कर, बहुत जरूरी काम है। ठीक है मैं आता हूँ। अल्लाह कसम साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी की जान नहीं की साहब। मुझे पैसों की जरूरत थी इसलिए मैंने सोचा कि गांव एक दिन देर से चला जाऊंगा। वैसे भी दीपक साहब बहुत दिलदार इंसान थे, वो अलग से काफी पैसे देते थे मुझे। फिर तूने वहां से गाड़ी उठाई, वहां तेरी एंट्री क्यों नहीं है? अब मैं
ऑफिस गया था तब ऑफिस खुला नहीं था साहब। मेरे पास एक डुप्लीकेट चाबी थी जो मैंने बनवा ली थी। मैंने सोचा कि मालिक को पता लगा तो ठीक, वरना सारा पैसा मुझे मिल जाएगा और कमीशन भी नहीं देना पड़ेगा। तो इस तरह तूने दीपक, आभा और उसकी बहन को गाड़ी में बिठाया, रास्ते में दीपक का खून किया, आभा की जान लेने की कोशिश की, उनको लूटा और उसकी बहन को गायब कर दिया। कहाँ रखा है उसकी बहन को? क्या किया उसके साथ? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, कसम से मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब हम हाईवे पे थे, एक दूसरे के साथ सब लोग अच्छी तरह से बात कर रहे थे साहब, सिर्फ दीपक साहब थोड़े चुप थे साहब। मेरे जो अल्पा प्लीज, जीजू आप चुपचाप क्यों बैठे हो? क्या हुआ, मेरे जोक्स मत पकाऊ थे क्या? अरे कुछ नहीं, एक्चुअली मेरा सर दर्द हो रहा है। क्या हुआ? मैं जरा जाके आता हूँ साहब। मैं हल्का होने के लिए झाड़ी की तरफ बढ़ा, उतने में मुझे एक आदमी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा वो होगा कोई, फिर एक औरत की चीखने की आवाज़ सुनाई दी साहब मुझे। मैं फौरन वहाँ से भागकर गाड़ी के पास गया और मैंने देखा तो दीपक साहब के गले से खून बह रहा था और मैडम के पेट से। ये सब देखकर मैं बहुत डर गया साहब और मैं सीधा भागते हुए घर चला गया साहब। मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैंने बिना पूछे गाड़ी ली थी साहब। छोड़ दीजिए साहब, छोड़ दीजिए मुझे। मैं गाँव नहीं गया तो मेरे बच्चे का इलाज रुक जाएगा साहब। अंदर डालो इसको। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। बच्चे का नाम अली है, बहुत ही गरीब परिवार से, उसकी किडनी में प्रॉब्लम है। अगर आपकी एनजीओ उसके इलाज का खर्चा उठाएगी तो बच्चे की ज़िंदगी बच जाएगी। उसकी सारी डिटेल्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं। सर अब चिंता मत कीजिए, इस बच्चे का इलाज का खर्चा हमारी एनजीओ उठाएगी। थैंक यू। नहीं दीपक, तुम ऐसे नहीं जा सकते। दीपक उठो ना, तुम ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। दीपक उठो, दीपक उठो। दीपक नहीं, दीपक उठो ना। दीपक नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकते। सर, दीपक के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चल रहा है कि उसके गले पर एक ही वार किया गया है, वो भी किसी तेज धार वाले चाकू से, और आभा के पेट में भी इसी तरह से वार किया गया है, लेकिन अब तक मर्डर वेपन बरामद नहीं हुआ है। तावड़े रफीक ने कहा कि उसने गाड़ी हल्का होने के लिए रोकी थी। मैं जरा जाके आता हूँ। जबकि आभा ने ये कहा कि गाड़ी खराब होने की वजह से रुकी। अचानक कार खराब हो गई और गाड़ी गर्म हो गई है बहन जी, मैं पानी लेके आता हूँ। इन दोनों में से कोई तो झूठ बोल रहा है। सर, रफीक के बारे में हमने सारी इन्फॉर्मेशन निकाली, उसके पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से पूछताछ की। सभी का कहना यही है कि रफीक एकदम शरीफ आदमी है और अपने परिवार से काफी प्यार भी करता है। इसका मतलब वो अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है और उसे अपने बच्चे के इलाज के लिए पैसों की भी जरूरत थी। हो सकता है उसका इरादा किसी को मारने का न रहा हो, लेकिन प्लान गलत गया और दीपक की जान चली गई। सर, आभा ने कहा कि उनके ऊपर 2 लोगों ने हमला किया और जिन्होंने चेहरे पर कपड़ा बांधा था। सर, हो सकता है कि रफीक ने हल्का होने का बहाना बनाया हो और उनमें से एक रफीक खुद हो और एक उसका दोस्त। लेकिन आभा की बातों पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं किया जा सकता। दोनों में से कोई एक तो झूठ बोल रहा है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आभा क्यों झूठ बोली। इस आभा की पूरी कुंडली निकालो और उस रफीक के बैंक डिटेल्स भी निकालो। ओके सर। बहुत अच्छे लोग थे तीनों, कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं, लड़ाई नहीं। आपस में भी उन तीनों का बहुत प्यार था। जीजा साली कम और भाई बहन ज्यादा लग रहे थे। जल्दी करो, मुझे लेट हो रहा है। तैयार हो रही थी मैं। तुम्हें कॉलेज छोड़ के मुझे ऑफिस भी जाना है। हाँ। चलो, रोज लेट कराती है तू मुझे। सर सिर्फ 2 साल पहले यहाँ रहते थे, गणपति की पूजा में सबसे आगे रहते थे, मानो कई सालों से रह रहे। आभा तो पूजा पाठ वाली लड़की थी। दोनों बहनें जान देती थी एक दूसरे पे, बहुत प्यार था उन दोनों बहनों में। देख, हम फिर से पूछ रहे हैं, सच सच बता, दीपक, आभा और उसकी छोटी बहन, इन तीनों के बीच में कोई झगड़ा, कोई बहस, कुछ भी हुआ था? नहीं साहब, मैं वही आपको बता रहा हूँ कब से कि वो अच्छे से बात कर रहे थे एक दूसरे के साथ। कभी कभी वो हंसी मजाक भी कर रहे थे। साहब, मैंने कुछ नहीं किया। सर, आभा, अल्पा और दीपक के बारे में हमने उनके पड़ोसियों से पूछताछ की, लेकिन किसी को भी उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इतनी परफेक्ट फैमिली है तो फैमिली में से तो कोई मर्डर नहीं कर सकता। किसी हाईवे रॉबर ने भी ये कांड नहीं कबूला। तावड़े, ऐसा भी हो सकता है कि इस फैमिली का एक ऐसा चेहरा हो जिससे उनके पड़ोसी और हम अब तक अनजान हैं। अल्पा के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर। अगर आभा के स्टेटमेंट पे हम विश्वास कर लें तो जिन्होंने दीपक का खून किया और आभा को मारने की कोशिश की, उन्होंने अल्पा का भी पीछा किया होगा। हो सकता है कि उन्होंने अल्पा को पकड़ लिया हो और जान से मार दिया हो। एक काम करो, आसपास के सारे पुलिस स्टेशन में पता करो, 21 साल की लड़की की अनआइडेंटिफाइड लाश किसी को मिली है क्या? ओके सर। आपने अपने स्टेटमेंट में बताया कि आप सब गांव जा रहे थे। काबिल हुआ, कौन रहता वहाँ आपका? जी कोई भी नहीं।
जब मैं और अल्पा छोटे थे तभी हमारे माँ बाप गुजर गए थे। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ मेरे पति दीपक और मेरी छोटी बहन अल्पा, बस यही दोनों थे। लेकिन अब वो दोनों भी। लीजिए। बहुत दिनों के बाद दीपक ने घूमने का प्रोग्राम बनाया था सर। वो हमारा गांव देखना चाहता था, वो गलियां देखना चाहते थे जहां हम खेलते थे, जहां हम पैदा हुए थे, हमारा स्कूल, हमारा। आपकी और दीपक की शादी कब हुई? 3 साल पहले। मेरी जिंदगी में दीपक के आने से पहले शादी का कोई इरादा नहीं था सर। मैं अपनी बहन अल्पा के साथ बहुत खुश थी अपनी जिंदगी में, लेकिन दीपक इतने अच्छे इंसान थे कि मुझे अपना फैसला बदलना पड़ा। दीपक जितना प्यार मुझसे करते थे उतना ही ख्याल मेरी बहन अल्पा का रखते थे। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया। तावड़े, ये फैमिली सिर्फ अपने बचपन की यादों को ताज़ा करने के लिए अपने गांव जा रही थी। ये बात मुझे कुछ अजीब सी लगती है। आभा की बातों पर विश्वास करने से पहले मुझे लगता है उसके गांव जाके पूछताछ करनी चाहिए। हमें आज ही काबिल गांव जाने के लिए निकलना होगा। इस आदमी की तो कोई पहचान नहीं है, पर इन दोनों लड़कियों की पहचान है। क्या है, 2 लड़कियां इसी काबिल गांव की रहने वाली है? ये सिर्फ हमारे गांव की रहने वाली नहीं है साहब, बल्कि इनकी तलाश तो हमको भी है। क्या? किस जुर्म में? मर्डर के जुर्म में, और वो भी 1-2 नहीं, 4 लोगों के मर्डर में। काबिल गांव की पुलिस के इस खुलासे ने थाने पुलिस को असमंजस में डाल दिया था। पुलिस अब तक आभा को एक विक्टिम मानकर चल रही थी, लेकिन ये जानकारी चौंका देने वाली थी कि आभा और अल्पा 4 साल पुराने कत्ल के जुर्म में फरार हैं। पुलिस को अब इस केस को बिल्कुल अलग नजरिए से देखना पड़ रहा था। आभा ने अपने माँ बाप के बारे में पुलिस से झूठ बोला था, और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही थी, आभा एक विक्टिम की बजाय गुनहगार लगने लगी थी। मुझे इन दोनों का मुंह भी नहीं देखना है साहब। ये लोग 4 साल पहले ही मर चुके हैं हमारे लिए। अरे बाबा, फेंक दो इन मनुष्य की तस्वीर। क्या देख रहे हो आप इसको? हाँ, फेंक दो उन्हें। उछल 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 ना। जितना पूछा गया उतने जवाब दे, समझा ना? ऐसा क्या हुआ था कि आप अपनी बेटियों से इतनी नफरत करते हैं? साहब, अल्पा की कुछ भी गलती नहीं, वो आबा ने उसे फुसलाया होगा। मैं कसम से बोल रहा हूँ ना। कहते हुए भी शर्म आती है साहब। पूरे गांव में न जाने कितने लोगों से इसने संबंध बना के रखे थे। साहब, जब मुझे पहली बार मालूम पड़ा था मैंने विश्वास नहीं किया था। वज्रेश्वर, क्या बोलते तू? अरे वो मेरी बेटी है। अरे दादा, इसलिए तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, पूरा गांव बातें कर रहा है। तुम्हारी ये आभा न जाने किस किस के साथ में क्या क्या करती रहती है। क्या? अरे वो अपना सुहास है ना, सच्चिदानंद का लड़का, उसके साथ में उसकी कोठरी में जाते समय देखा मैंने। क्या क्या बोल रहे हैं? मैं तो बता भी नहीं सकता कि वहां मैंने क्या देखा। पर चुप कर। हाँ, काय बघितलंस तू? हाँ, सांग मला काय बघितलंस? आभा तू चुप कर। काय चुप कर बाबा? कि ये आदमी कुछ भी बोल रहा है, आप सुनते जा रहे। अरे निकल मेरे घर से बाहर, निकल यहाँ से, निकल। साहब, वज्रेश्वर को आभा ने धक्के मारकर निकाल दिया, पर मैंने जब असलियत देखी तो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ साहब कि इस पूरी दुनिया में किसी बाप को वो न देखना पड़े जो मैंने देखा। वो आभा और चक्रधर, मैं तुझे जान से मार दूंगा। पूरे गांव में बर्बाद कर दिया हमारा नाम। साहब, मैंने सोचा कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाएगी, पर मेरे थप्पड़ का भी कोई असर ही नहीं हुआ उसके ऊपर। साहब, उसके इन हरकतों की वजह से पूरे गांव में बदनामी हो रही थी हमारी। फिर एक दिन सरपंच जी का बुलावा आया। देखो भाइयों, नंद किशोर के बेटे आबा का कहना है कि दीप नारायण के बेटे उल्लास ने उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की है, लेकिन पूरा गांव जानता है उल्लास की उम्र ही क्या है। इस लड़की से कम 4 साल छोटा है, लेकिन जो भी इस बात से सहमत है कि लड़की सच बोल रही है, अपनी अपनी मंजूरी दे दे। उल्लास तो एक बच्चा है, इस लड़की का ही चरित्र खराब है।
उस दिन गोवर्धन के बेटे के साथ देखी गई थी। मैंने तो नंद किशोर भाई को समझाया भी था, पर ये उल्टा मेरे ऊपर ही भड़क गए। इस लड़की का कहना है कि इसके साथ बलात्कार हुआ है। ये कहने के बराबर है जैसे किसी ने कीचड़ को गंदा कर दिया हो। अरे इसने तो अपनी बहन को भी सिखा रखा है। उस दिन इसकी बहन मेरे घर पुलिस लेके आ गई और कहने लगी मेरे बेटे दिलीप ने इसकी बहन के साथ बलात्कार किया है। लेकिन इसके साथ करे क्या? सरपंच जी, इसके पूरे परिवार को गांव से बाहर निकाल दिया जाए। हुक्का पानी बंद कर दो इस परिवार का। सरपंच जी, ऐसा मत करिए। हम कहाँ जाएंगे हम? अरे ये तो अपनी बेटी को शिक्षा देने से पहले सोचना था नंदू। सरपंच जी, थोड़ा सा समय दे दीजिए। मैं अपनी बेटी को किसी दूसरे गांव में छोड़ाऊंगा। ठीक है नंदू, हम तुम्हें 1 हफ्ते का समय देते हैं। इस 1 हफ्ते में अपनी बेटी का इंतजाम तुम किसी दूसरे गांव में करो, नहीं तो पूरे परिवार का बहिष्कार किया जाएगा। तुम्हारे पूरे परिवार के साथ कोई किसी तरह का संबंध नहीं रखेगा, ना कोई किसी प्रकार का लेन देन करेगा। सर, पूरा गांव हमारे खिलाफ हो गया था। कोई भी उससे शादी नहीं करना चाहता था। हम लोगों ने जैसे तैसे दूर के गांव में आभा की शादी तय की। पर उस रात जब मैं उसे ये बात बताने के लिए गया तो आभा सर, हमें उसके जाने का बिल्कुल दुख नहीं था। हमने तो सोचा कि बला टली, पर सर वो अपने साथ अल्पा को भी ले गई थी और हमें ऐसा लग रहा था कि कहीं उसे भी वो अपने जैसा ही ना बना दे। जाते जाते उन 4 लोगों का कत्ल करके चले गए जिसके साथ उसके नाजायज संबंध थे। हमारे लिए दोनों मर चुकी हैं। आभा ने भी यही बयान दिया कि उसके माँ बाप मर चुके हैं। सही बोला सर। पर अब कौन सा कांड कर दिया उसने कि आप लोग, मतलब पुलिस उसे ढूंढ रही है? आभा के पति का मर्डर हो गया। पति? अरे साहब, उसको भी फंसाया होगा, जरूरत पूरी हुए बाद उसको भी मारा होगा। मैं बोलता हूँ ना, आभा पे भी हमला हुआ है। वो दोनों कैसी है? जरा शांत बस, मी बोलतो ना त्यांच्याशी। देखो साहब, वो मरे या जिंदा रहे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। आभा की जान बच गई है और अल्पा लापता है। कुछ भी पता चले तो तुरंत इन्हें बताइएगा। साहब, पूरे गांव में इतनी बदनामी करके गई हैं ये दोनों, किस मुंह से आएंगी घर पर? अगर आ भी गए ना तो मैं उनको जान से मारूंगा। हे, क्या बोला रे? ये दोनों बहनें हैं। अपने घर को, माँ बाप को छोड़कर भाग गई थी कोई 4 साल पहले। ये चारों वहीं थे जिनके खिलाफ अल्पा ने रिपोर्ट लिखवाई थी, क्योंकि जिस रात आभा गायब हुई थी उसी रात इन चारों का कत्ल हुआ था। आपको क्या लगता है आभा अकेली इन चारों का मर्डर कर सकती है? ज़रूर सर, क्योंकि चारों शराब के नशे में थे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से चारों ने इतनी शराब पी रखी थी जिसके बाद में किसी का होश में रहना मुमकिन नहीं था। एक बात है जो समझ में नहीं आ रही, वो ये कि शहर में सब लोग आभा और अल्पा की तारीफ करते थकते नहीं, और यहाँ पर सारा गांव उनकी सिर्फ बुराई कर रहा है। इसका मतलब या तो वो शातिर है या फिर शिकार। आपकी मुजरिम हॉस्पिटल में है लेकिन हमारी निगरानी में है। आप अपने केस की इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए, फिर इन 4 हत्याओं के लिए कोर्ट से परमिशन लेकर हमें इनको कस्टडी में लेना होगा। सुनो सिस्टर, ये पेशेंट का है। सर, वो बाथरूम गई है। बाथरूम का? या लॉक कीजिए। लगता है तोड़ना पड़ेगा। सर, हमने आभा की फोटो हर पुलिस स्टेशन, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, पेट्रोलिंग टीम, हर जगह सर्कुलेट कर दी है। अब उसका छुपना मुश्किल है। मगर तावड़े सवाल ये उठता है कि अगर काबिल गांव में उसने 4 लोगों को मारा था तो फिर वो काबिल गांव क्यों जा रही थी? उसे तो पता ही होगा कि वहां की पुलिस उसकी तलाश में है। सर, हो सकता है कि वो झूठ बोल रही हो और काबिल गांव जा ही नहीं रही हो। मगर ड्राइवर रफीक ने भी तो हमसे यही कहा कि वो लोग काबिल गांव जा रहे थे। मैंने बताया ना साहब आपको कि दीपक साहब मेरे पुराने कस्टमर थे। उन्होंने मुझे काबिल गांव जाने के लिए ही बुक किया था। सवाल ये उठता है कि आभा की बातों में कितनी सच्चाई है। सर, टैक्सी दीपक ने बुक की थी। दीपक के परिवार के बारे में कुछ पता चला? हाँ सर, उसकी एक बड़ी बहन है माधुरी।
जिसका पता मिल गया है। उससे बात करो। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि ये दीपक था कौन, और आभा और अल्पा की तलाश बढ़ा दो। जब तक ये 2 महीने हमारी पकड़ में नहीं आती तब तक ये गुत्थी सुलझ नहीं सकती। मतलब क्या क्या? प्रतीक, दीदी हाँ ठीक हो ना? हाँ? रोहन मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ रोहन। ये ब्लड कैसे? हाँ? कुछ नहीं। अल्पा कहाँ है? मैं भी आपसे यही पूछने वाला था कि अल्पा कहाँ पे? मतलब अल्पा तुम्हारे पास नहीं आई? अल्पा जा, भाग, टाइम नहीं है, रोहन के पास भाग जाओ। रोहन तुम सच कह रहे हो? अल्पा तुम्हारे पास नहीं आई? दीदी मैं झूठ क्यों बोलूं? मैं नहीं झूठ बोल रहा हूँ। चलो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, बहुत ब्लड जा रहा है। मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे कहीं नहीं जाना है। अल्पा कहाँ चली गई? सर हम लोग एक इज्जतदार खानदान से, मेरे पिता टीचर है, मेरी माँ भी। एक दिन दीपक ने मुझे बताया कि उसे एक लड़की से प्यार हो गया। मैं बहुत खुश थी, लेकिन जब उस लड़की की सच्चाई का पता चल गया तो हम सब चौंके। कैसी सच्चाई? सर आभा डांस बार में नाचने वाली लड़की थी और बाबा ने साफ इनकार कर दिया इस रिश्ते के लिए। मगर इसमें क्या बुराई है बाबा? बुराई क्या है? अरे बाजार में नाचने वाली लड़की को घर लेके आया है तू और पूछ रहा है बुराई क्या है? बाबा डांस बार में नाचना इसकी मजबूरी थी। ये भी बहुत अच्छे खानदान की लड़की है। अपने माँ बाप के गुजर जाने के बाद अपनी बहन की पढ़ाई लिखाई करने के लिए इसको डांस बार में नाचना पड़ा। देखो अगर सोशल वर्क ही करना है ना तो डोनेशन देते हैं ना, लेकिन मैं इसे अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगा। बाबा ये इसी घर की बहू बनेगी। तो तेरे लिए इस घर के दरवाजे बंद रहेंगे। चल निकल जा बाबा, निकल जा। चलो आभा। भाई दीपक बेटा रुक। नहीं माँ, नहीं भाई, नहीं मारू, नहीं भाई। सो उस दिन दीपक घर से बाहर गया, वो वापस आया ही नहीं। मैं 2-3 बार उसे मिली थी, उसे समझाने, पर पता नहीं उस नाचने वाली ने दीपक के ऊपर क्या जादू टोना किया कि वो अपने माँ बाप और मुझे भूल चुका था। मुझे पूरा यकीन है उसी ने मेरे भाई को मार दिया होगा। उसे कोई और मिल गया होगा तो मेरे भाई को रास्ते से हटा दिया। ठीक है, फिलहाल आप जाइए। अगर कुछ और जानकारी चाहिए होगी तो दोबारा बुलाएंगे। तावड़े, अगर इसकी माने तो आभा की जिंदगी में कोई नया आ चुका था और अपने इस नए आशिक के साथ मिलकर उसने दीपक को रास्ते से हटा दिया। हो सकता है। आभा का ट्रैक रिकॉर्ड भी यही कहता है। उसके गांव में भी उसके ऊपर 4 कत्ल करने का इल्जाम है, और वो भी 1-2 नहीं, 4 लोगों के मर्डर में। और वो लोग भी आभा के प्यार में ही पड़े थे। लेकिन इस बार तो आभा को भी चाकू लगा है। हो सकता है उसने खुद ही को चाकू मार लिया हो ताकि उस पर कोई शक न करे। तावड़े, जब तक ये आभा और अल्पा हमें मिल नहीं जाते ना तब तक हम सिर्फ अटकलें लगा सकते हैं। इस आभा के कॉल रिकॉर्ड से चेक करो वो किस किस के टच में थी, और जहाँ काम करती थी उस बार में भी जाओ, वहाँ भी पता करो। ओके सर। आराम से बैठो, आराम से। दीदी आप आराम करो, मैं फर्स्ट एड लेके आता हूँ। नहीं रोहन, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे हाँ दीदी, मुझे अल्पा। आप आराम करिए। रोहन तुम बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। अल्पा ने आज तक मेरी बात टाली नहीं है। फिर मैंने उससे कहा था कि सीधा भागकर तुम्हारे पास है, तो वो यहाँ आई क्यों नहीं? कहाँ है वो? किसी मुसीबत में फंसी है। दीदी प्लीज हाँ आराम से, प्लीज। दीदी लेकिन हुआ क्या था? सर दीपक और आभा के बीच कोई परेशानी नहीं थी। आभा का किसी और से कुछ सवाल ही नहीं उठता सर। वो एक बार यहाँ से चली क्या गई साहब, पीछे पलटकर देखा तक नहीं उसने। बड़ी किस्मत वाली थी जो दीपक जैसा पति उसे मिल गया। रोहन, क्या तुम अल्पा के किसी ऐसे दोस्त को जानते हो जहाँ वो जा सकती है? नहीं दीदी,
दीदी हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। नहीं रोहन, मुझे भी कहीं नहीं जाना है, मुझे अभी अल्पा को ढूंढना है। और अगर मैं वहाँ हाँ दीदी ठीक है, हम दोनों मिलकर उसे ढूंढते हैं, लेकिन प्लीज़ अभी आराम करो प्लीज़। मैं आपके लिए दवाई लाता हूँ और कपड़े भी, प्लीज़ आप आराम कीजिए प्लीज़। हाँ सर, हमने आभा के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए, जिससे पता चला है कि वो 3 नंबर पर रेगुलर कॉल किया करती थी, दीपक, अल्पा, और तीसरा नंबर किसी रोहन के नाम पर रजिस्टर्ड है। हम दीपक के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, आभा के बारे में भी जानते हैं, लेकिन अल्पा, हो सकता है ये मामला घर का ही हो। शायद दीपक और अल्पा के बीच में कुछ रहा हो, उसी ने ये सब कुछ किया और इसीलिए भाग गई। शायद आभा अपनी बहन को बचाने के लिए झूठ बोल रही हो। इस अल्पा के बारे में पता करो, उसके जन्म से लेकर के लापता होने तक की सारी कहानी पता करो, और ये रोहन कौन है ये भी पता करो, और ये भी पता करो कि उसका आभा के साथ क्या संबंध है। ओके सर। सर, अल्पा के बारे में सारी जानकारी इस फाइल में। बहुत ही खुशमिजाज और हंसमुख लड़की थी, और सर उसके भी कॉल रिकॉर्ड में ये रोहन का नंबर मिला है। ये वही रोहन है क्या जिसका आभा के कॉल रिकॉर्ड्स में भी जिक्र हुआ था? हाँ सर, और इस रोहन और अल्पा के बारे में पूरा कॉलेज जानता है। अल्पा के मोबाइल से उसकी फैमिली और फ्रेंड्स के अलावा खास करके इस रोहन के मोबाइल पर काफ़ी बार फ़ोन किया गया है। इस रोहन का एड्रेस मिल गया है सर। लगता है रोहन का इस फैमिली में काफ़ी आना जाना था, ये हमें कोई अंदर की इन्फॉर्मेशन दे सकता है। बुलाओ इसको। ओके सर। सर बोलो। सर मेरा नाम रोहन है, दीपक भैया के केस के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। क्या नाम बताया तुमने? सर रोहन। मेरे साथ चलो। हाँ चलो। क्या बताना चाहते हो? सर मैं और अल्पा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और मैंने दीपक भैया के बारे में सुना तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। और मैंने ये भी सुना है कि दीपक भैया का मर्डर आबादी ने किया है। सर मुझे नहीं लगता कि आबादी ऐसा कर सकती है, मुझे पूरा भरोसा है सर। सर मुझे लगता है कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए। अभी वो मेरे घर पर है, उनको डॉक्टर की ज़रूरत है सर। आभा दीदी, आभा दी, आभा दीदी, आभा दीदी, आभा दीदी। सर यही थी वो। तुम्हें उसी वक्त हमें फोन करना चाहिए था जब आभा यहाँ आई थी। कब आई थी यहाँ? सर बस 2 दिन पहले मेरे रेस्टोरेंट में आई थी, जहाँ पे मैं काम करता हूँ सर। सर उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी तो मैंने उनको घर पे लाया। उनको बोला भी कि पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करते हैं, लेकिन वो मान नहीं रही थी सर। फिर उनको मैं बिना बताए मैं आपके पास आया। ऐसा कोई है जहाँ वो जा सकती है? उसका कोई दोस्त या रिश्तेदार? नहीं सर, उनका कोई दोस्त या रिश्तेदार नहीं है। मतलब मुझे सिर्फ अल्पा और दीपक भैया मालूम है बस। अब अगर आभा यहाँ आए या उसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले तो तुरंत हमें बताना। तावड़े इमीडिएटली एक सर्च टीम आभा की तलाश में लगा दो। मुझे नहीं लगता इस हालत में वो ज़्यादा दूर तक जा सकती है। ओके सर। रेस्टोरेंट का ओनर कौन है? हाँ सर मैं हूँ। क्या बात है? हाँ साहब मैं इसे जानता हूँ, ये रोहन की गर्लफ्रेंड की बहन है। ये तो 2 दिन पहले आई थी। तभी तो मैं सोचूं कि रोहन छुट्टी लेकर जल्दी क्यों चला गया। हाँ लेकिन उसकी तबीयत थोड़ी खराब थी। पर बात क्या है सर? आपको सारी बातें जल्दी पता चल जाएंगी। थैंक यू। तावड़े ये तो कंफर्म हो गया कि आभा रोहन से मिलने आई थी, यानी अल्पा ने रोहन के साथ मिलकर कुछ किया हो। ये पॉसिबिलिटीज कम है। ओके सर, जिस जगह हमें दीपक और आभा कार में जख्मी हालत में मिले थे, वहां से 1 किलोमीटर की दूरी पर खून लगा हुआ चाकू मिला है। हो सकता है ये इसी केस का मर्डर वेपन हो। यही है साहब, जैसे मैंने चाकू पे खून का दाग देखा वैसे 100 पर फोन कर दिया। आपने चाकू को छुआ तो नहीं? नहीं साहब, हाथ नहीं लगाया। पाटिल सर एविडेंस बॅग मध्ये घ्या आणि फॉरेन्सिकला पाठवा। ओके सर। दीपक के कत्ल को 1 हफ्ते से ऊपर हो चुका था। पुलिस की तफ्तीश में अब तक जो भी सुराग और गवाह सामने आए थे वो हर बार केस की दिशा बदल रहे थे। ये केस पुलिस के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण था।
अपराध यहाँ थाने में हुआ था, लेकिन इसकी जड़ें अमरावती तक फैली हुई थी। और तो और अब उन्हें एक ऐसे केस के बारे में भी पता चल चुका था जहां इल्जाम आभा और अल्पा पर था। इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ आभा और अल्पा के पास ही थे, लेकिन इन दोनों में से किसी का कुछ पता नहीं चल रहा था। पुलिस की हर थ्योरी नाकाम साबित हो रही थी और तभी अचानक एक ऐसा गवाह सामने आया जिसने एक बार फिर इस केस का सारा ढांचा ही पलट दिया। सर, काबिल गांव से एक आदमी आया है, आपसे मिलना चाहता है, आभा के बारे में कुछ बोलना चाहता है। बैठो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम इमरोज़ है। मैं काबिल गांव का रहने वाला हूँ। दरअसल जब आप लोग गांव आए थे तो मैं गांव में नहीं था। फिर आभा के बारे में पता चला तो मैं यहाँ आया। क्या बताना चाहते हो आभा के बारे में? सर, मैं आभा से प्यार करता हूँ और हमेशा से उससे प्यार करता रहा हूँ। अभी तक आप लोगों ने आभा के बारे में जो कुछ भी सुना है वो सब झूठ है। सच क्या है मैं आपको बताता हूँ। बस मेरी आप लोगों से इतनी गुजारिश है कि मेरी आभा को ढूंढ निकालिए, क्योंकि वो कितनी भी हिम्मत वाली क्यों ना हो, इस वक्त शायद अकेली होगी। आखिर आभा कहाँ गायब हुई थी? पुलिस की तहकीकात में उन्हें आभा कभी विक्टिम तो कभी मुजरिम लग रही थी। आभा के परिवार वाले और काबिल गांव के लोगों को छोड़कर थाने में आभा के घर के आसपास रहने वाले सभी लोगों ने आभा की बहुत तारीफ की थी, लेकिन हालात आभा को संदिग्ध बना रहे थे। उसका पुलिस से झूठ बोलना, हॉस्पिटल से भाग जाना, सब उसके खिलाफ जा रहा था। और तब इमरोज सामने आया, काबिल गांव का एकमात्र ऐसा शख्स जिसने ये कहा कि आभा की सच्चाई वो नहीं है जो गांव वालों और उसके परिवार ने बताई है। तो फिर सच क्या था? आभा और अल्पा को अपने गांव से क्यों भागना पड़ा? और आभा के बारे में वो क्या बातें थीं जो सिर्फ इमरोज जानता था और कोई और नहीं? या फिर जानते सब थे पर बोलना नहीं चाहते थे? इन सारे सवालों के जवाब और इस कहानी का आदि और अंत हम आपको दिखाएंगे कल रात इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। जुर्म, सच्चाई और सबक की ये जो किश्तें एक लंबे अरसे से हमने आपस में साझा की हैं, वो अब आपको मेरे साथ अगले हफ्ते देखने को मिलेंगी रात 11 बजे। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।